नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। आज जो है आपको सॉल्व करवाने वाले हैं कृषि प्राविधिक का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। अभी तक आपके 11 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपके कृषि प्राविधिक के नाम से प्लेलिस्ट है, इसमें 50 सेट के नाम से लिखा हुआ है ना। तो यूपी ट्रिपल एस सी AGTA कृषि प्राविधिक के लिए प्रैक्टिस सेट 12 जो है आज करवाने वाले हैं और पूरा पूरा नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, जिसमें 65 क्वेश्चन कृषि के, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 20 क्वेश्चन यूपी जीके के रहने वाले हैं। अगर कि आप लोग नए हैं चैनल पर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवर चैनल विजन एग्री एकेडमी। और साथ में साथ यदि आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहें तो ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं विजन एग्री एकेडमी को। एक खुशखबरी ये है कि फर्स्ट सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुआ है उमेश कुमार जी का, जिनने 17वीं रैंक हासिल की है और 146 मार्क्स हासिल किए हैं MPREO 2024 में। अगला जो है आपका एक कोर्स है, छोटा सा तो नहीं है, लेकिन आपको करीब आपके 1200 पेजेस के कंप्लीट सिलेबस आपको मिलने वाला है। किसका? यूपी AGTA का बिल्कुल समराइज है और डिस्क्रिप्टिव नोट्स है। ये कहें कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देगा। अगर ये आप ये नोट्स अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसका मात्र 499 रुपये में मिलने वाला है आपको, जिसमें आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम या फिर कहें पूरा सिलेबस मिलेगा और 5000 प्लस आपको MCQs मिलेंगे, 30 प्लस क्या मिलने हैं, प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। अगला कोर्स है आपका 50 डे टारगेट बेस्ड सेट पेपर या PDF बंडल कोर्स, जिसमें आपको 50 टारगेट बेस्ड सेट पेपर मिलने वाले हैं जो कि आपके टॉपिक बेस्ड रहने वाले हैं। 65 क्वेश्चन कृषि के रहेंगे, 15 कंप्यूटर के, 20 क्वेश्चन की फुल लेंथ, मतलब कि 100 क्वेश्चन वाले मिलने में। इसका प्राइस मात्र 249 रुपये है। इसको आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। देखो 50 प्रैक्टिस सेट का प्लान इस तरह है कि डे 1 है तो सामान्य कृषि, कंप्यूटर का इतिहास, उत्तर प्रदेश का इतिहास। डे 2 है सामान्य कृषि, फसल उत्पादन, कंप्यूटर का इतिहास, उत्तर प्रदेश का इतिहास। डे 3 है फसलों का वर्गीकरण, फसल उत्पादन में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उत्तर प्रदेश की कला व संस्कृति आ जाएगी। डे 4 है तो खाद्यान्न प्लस मिलेट्स फसलें और फसल उत्पादन से आपका जो है इनपुट व आउटपुट डिवाइस एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP एड्रेस और आपका जो है उत्तर प्रदेश की कला व संस्कृति आ जाएगी। डे 5 है तो दलहनी फसलें, फसल उत्पादन में IT गैजेट। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसा जैसा आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको टारगेट बेस्ड सेट पेपर मिलने वाले हैं। ठीक, जिसका आज से एक सेट पेपर हम यहाँ पर सॉल्व करवाने वाले हैं, सेट पेपर नंबर 3। टारगेट बेस्ड सेट पेपर का सेट पेपर डे 3 वाला, वैसे तो सीरीज का आपका जो है 12वां सेट पेपर है, लेकिन सेट पेपर नंबर 3 जो है आपके जो टारगेट बेस्ड सेट पेपर है उसका सेट पेपर 3 है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पेन ले लिया जाए सबसे पहले तो, है ना। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, वे फसलें जिन्हें प्रारंभिक जुताई की आवश्यकता होती है कहलाती हैं जुताई योग्य फसलें। एरेबल क्रॉप, ऑप्शन बी कैच क्रॉप, कैच फसल, ऑप्शन सी कवर क्रॉप या आपका आवरण फसल। क्या भैया? कवर क्रॉप या आवरण फसल। ऑप्शन डी दबाने वाली फसल या स्मूदर क्रॉप। क्या होगा सही आंसर? स्मूदर क्रॉप। आंसर कीजिए A, B, C या फिर डी, क्या होगा सही आंसर? तो बात करें बच्चों यहाँ सही आंसर की, तो वह फसलें जिन्हें प्रारंभिक या फिर कहें आपकी आरंभ में या प्रिपरेटरी टिलेज की आवश्यकता होती है, वे फसलें कौन सी कहलाती हैं? आपकी जुताई योग्य फसलें, एरेबल क्रॉप कहलाती। कैच क्रॉप क्या होती हैं आपकी? कैच फसल वह आकस्मिक फसलें जिनको आगामी मौसम के को पकड़ने के लिए उगाया जाता है। ये नॉर्मली या फिर कहें सामान्य रूप से कम अवधि की फसलें होती हैं, 2 सीजन के बीच उगाई जाने वाली फसलें होती हैं। कौन सी भैया? कैच क्रॉप। तो कैच क्रॉप में आपका जैसे आपका जायद में मूंग, उर्द आ जाता है, ठीक है, तोरैया आ जाता है, ये नॉर्मली कैच क्रॉप के एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले ऑप्शन की बात करें, आवरण फसल, कवर क्रॉप क्या होती हैं? ऐसी फसलें जिनकी वनस्पति
भैया कैसे? ऐसी फसलें जिनकी वनस्पति या कैनोपी मृदा को ढककर रखती है या फिर कहें मिट्टी को कवर करके रखती है, ताकि जो है आपका एक है मृदा का कटाव और साथ में साथ मृदा की नमी का कम हानि हो या फिर कहें कम हानि हो, तो उसे वह फसल कौन सी होगी? आवरण फसल। बात करें दबाने वाली फसलों की, स्मूदर क्रॉप की, तो वह फसलें जो दूसरे पौधों की ग्रोथ को या बढ़वार को सप्रेस या रोक देती हैं, वह कौन सी होती है? दबाने वाली स्मूदर। जैसे आपकी कोई फसल है जल्दी से बढ़ने वाली है, उसका जो छत्र या कैनोपी है वो अधिक है, घनी है, तो आपके नीचे वाले पौधे होंगे या खरपतवार होंगे, उनकी ग्रोथ को या उनकी वृद्धि को दबा देंगे, तो वह कौन सी होंगी? आपकी दबाने वाली फसल या स्मूदर क्रॉप। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तेजी से बढ़ने वाले पेड़ों की दो व्यापक दूरी वाली कतारों के बीच क्षेत्र फसलों को उगाना कहलाता है पंक्ति फसल, रो क्रॉपिंग, रो क्रॉप, पट्टी स्ट्रिप क्रॉप, या फिर कहें आपका रिले क्रॉप, रिले इंटरक्रॉप, या आपका एले क्रॉप या गली फसल। बताइए आंसर क्या होगा? तो बेसिकली यहाँ पर जब हम पेड़ों के बीच या फिर कहें पेड़ों के बीच जो दूरी होती है उनके बीच हम फसल लगाते हैं, तो बेसिकली उसे हम किस नाम से जानते हैं? आपका गली फसल या फिर कहें एले क्रॉप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? एले क्रॉप्स। तो यहाँ पर ऑप्शन डी एले क्रॉप सही आंसर हो जाता है। पंक्ति फसल की बात करें तो जब हम एक निश्चित पंक्तियों में फसलों की बुआई करते हैं तो वह पंक्ति फसल कहलाती है। और यदि जब हम जो है कतारों में या फिर कहें पट्टियों में, मान के चलो कि ये तो आपकी क्या हो रही है? पंक्तियों में बुआई कर रहे हो, इस तरह से आप बुआई कर रहे हो, एक एक पंक्तियों में बुआई कर रहे हो। अब मान के चलो इनकी हमने चार चार पंक्तियों को एक साथ उगा लिया, चार हमने मक्का की उगा ली, चार उड़द की उगा ली, चार मूंग की उगा ली, इस तरह से। तो पट्टियों में खेती करना या फिर कहें स्ट्रिप्स पर कल्टीवेशन करना क्या कहलाता है? स्ट्रिप क्रॉप कहलाता है। और रिले अंता फसल की बात करें बच्चों तो रिले अंता फसल क्या होता है कि जब आपका जो है पहली फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल को खेत में बो दिया जाता है, तो वो कौन सा कहलाता है? रिले अंता सस्यन। मतलब यहाँ पर पहली फसल जो है अपनी रिप्रोडक्टिव या फिर कहें कटाई की अवस्था पर पहुँचती है, उससे पहले दूसरी फसल हमारी खेत में लगा दी जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रिले क्रॉप कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, सिंचाई और जल निकास चैनल के साथ उगाई जाने वाली फसलें कहलाती हैं कैच फसल, आवरण फसल, नदी तट की फसलें या दबाने वाली फसलें। तो बेसिकली सिंचाई व जल निकास के चैनलों के साथ उगाई जाने वाली फसल जो कहलाती हैं नदी तट की फसलें या रिपेरियन क्रॉप कहलाती हैं। कौन सी भैया? नदी तट की फसलें या रिपेरियन क्रॉप कहलाती है, रिपेरियन क्रॉप कहलाती है। ठीक, तो यहाँ पर राइपेरियन क्रॉप या नदी तट की फसलें सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, दो मुख्य मौसमी फसलों के बीच में आने वाली छोटी अवधि की फसल कहलाती है जुताई योग्य फसल, कैच फसल, आवरण फसल या गली फसल। तो उसे हम क्या कहते हैं? कैच क्रॉप या कैच फसल कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, व्हाट इज स्मूदर क्रॉप? दबाने वाली फसल क्या है? अभी अभी हाल बताया था ना, तो देखिए ऑप्शन ए लिखा हुआ, एक प्रकार की आवरण फसल जो किसी प्राथमिक फसल के पास उस क्षेत्र में खरपतवारों की वृद्धि को रोकने के लिए लगाई जाती है। ऑप्शन बी, एक प्रकार की आवरण फसल जो किसी प्राथमिक फसल के पास उस क्षेत्र में खरपतवारों की वृद्धि को बढ़ाने के लिए लगाई जाती है। ऑप्शन सी, एक प्रकार की फसल जो अपर्दन को रोकने में सहायक होती है। ऑप्शन डी, एक फसल जो आसानी से प्रभावित होती है। तो बात करें बच्चों यहाँ सही उत्तर की, तो एक फसल हमने बताया था वह फसल जो दूसरे पौधों या खरपतवारों की वृद्धि को रोकने के लिए लगाई जाती हैं, वह कौन सी होती है? स्मूदर क्रॉप या दबाने वाली फसल। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, जीवन चक्र के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी फसल द्विवार्षिक है? यहाँ पर जो है द्विवार्षिक फसल, पहले ये समझते हैं बच्चों कि द्विवार्षिक फसलें होती क्या हैं।
तो द्विवार्षिक फसलें वह फसलें जो पहले वर्ष तो अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं। क्या बच्चों? पहले वर्ष अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ या वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, व दूसरे वर्ष इनमें जो है फल या फिर कहें आपके बीज बनते हैं। तो वह कौन सी फसलें कहलाती हैं? आपकी द्विवार्षिक फसलें कहलाती हैं। और यह जो है 2 वर्ष बीज बनाने के बाद मर जाते हैं, मतलब 2 वर्ष में इनका जीवन समाप्त हो जाता है। तो वह कौन सी होगी? द्विवार्षिक। तो यहाँ पर आंसर बताना है। गेहूं है, धान, चुकंदर या नारियल। तो देखो यहाँ पर गेहूं धान तो बेसिकली आपका कैसे है? एक वार्षिक है। ए आपकी एनुअल है, एक वार्षिक है। नारियल आपका बहुवार्षिक है। चुकंदर यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, क्योंकि चुकंदर पहले वर्ष तो हमें रूट या फिर कहें नॉर्मली जड़ के रूप में हम खाने या कंज्यूम करने के लिए उपयोग करते हैं। यदि हम चुकंदर को बीज के लिए उगाते हैं, किस लिए बच्चों? यदि हम चुकंदर को बीज के लिए उगाते हैं तो ये लगभग आपका 2 वर्ष लेकर जाता है। इस वजह से यह कैसी है? आपकी द्विवार्षिक फसल है। अगला प्रश्न, जलवायु परिस्थितियों के आधार पर निम्न में से कौन सी फसल समशीतोष्ण फसल है? धान, कपास, गेहूं, इनमें से कोई नहीं। तो देखो समशीतोष्ण वह फसलें जो ठंडे मौसम में उगाई जाती हैं। ऐसी फसलें जो ठंडे मौसम में उगाई जाने वाली फसलें होती हैं वह कौन सी होती हैं? समशीतोष्ण या फिर कहें टेम्परेट क्रॉप। तो यहाँ पर टेम्परेट क्रॉप कौन सी है? आपकी गेहूं है। कौन सी है? आपकी गेहूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, मौसम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ मौसम की फसल है? गेहूं, चना, उड़द या मसूर। तो बेसिकली देखो यहाँ पर गेहूं, चना व मसूर जो है रबी मौसम की फसल है। उड़द जो है आपका बेसिकली इसका मुख्य जो सीजन है वो तो है आपका खरीफ, लेकिन इसे जायद में भी उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गेहूं एक है लंबी दिन वाला पौधा, सीतरी पौधा, स्वपरागित फसल है, उपरोक्त सभी। देखो जितनी भी आपकी रबी की फसलें हैं, याद रखना, जितनी भी आपकी रबी की फसलें कैसी होती हैं? आपकी लॉन्ग डे प्लांट, लंबे दिन की पौधे होते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही हो जाता है। अब जो गेहूं जो है C3 पौधा है और साथ में साथ क्या है? स्वपरागित फसल है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाता है। गेहूं एक क्या है? लंबी दिन अवधि वाला पौधा है, C3 पौधा है और स्वपरागित फसल है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मौसम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी मौसम की फसल है? उड़द, धान, कपास या मटर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है आपका मटर। मटर जो है आपकी रबी की फसल है, बाकी उड़द आपका जो कपास है, धान कैसी हैं? खरीफ ऋतु की फसलें हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, किस मौसम की फसल जुलाई के महीने में तो बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है? तो बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है कि भैया जून जुलाई में कौन सी फसलें बोई जाती है? आपकी खरीफ ऋतु की फसलें, है ना। वह फसलें जिनको मानसून या फिर कहें जल की आवश्यकता होती है, या फिर कहें वह फसलें जो वर्षा के साथ बोई जाती हैं, है ना। तो आपका जो है जून जुलाई में कौन सी फसलें? खरीफ ऋतु की फसलें, है ना। तो खरीफ ऋतु की फसलें जून जुलाई में या फिर कहें जुलाई अगस्त में तो बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। तो वह कौन सी होती हैं? खरीफ ऋतु की फसलें। वह फसलें जो सितंबर अक्टूबर में बोई जाती हैं और फरवरी मार्च में काटी जाती हैं वह कौन सी होती हैं? रबी। और मार्च अप्रैल में बोई जाने वाली और मई जून में काटी जाने वाली कौन सी फसलें होती हैं? जायद की। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, उपयोग के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी फसल अनाज की फसल है? उड़द, कपास, जूट, धान। तो बेसिकली उड़द कैसी है? दलहनी फसल है। कपास कैसी है? रेशे वाली फसल है। जूट कैसी है? रेशे वाली फसल है। धान यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। धान कैसी है? आपकी अनाज वाली फसल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, उपयोग के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी फसल औषधीय पौधा है? औषधीय पौधा, देखो रागी औषधीय पौधा नहीं है, कपास आपका फाइबर क्रॉप है, चना आपकी दलहनी है। यहाँ पर पुदीना जो है, मिंट जो है, एक तरह का मेडिसिनल प्लांट है या फिर कहें औषधीय पौधा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस रेशा फसल को बीज रेशा के रूप में जाना जाता है? कपास, जूट, सनई या अनानास। देखो
बेसिकली जो कपास का बीज होता है या फिर कहें कपास का रेशा होता है, कहाँ से बनता है? बीज से बनता है। कहाँ से बनता है कपास का रेशा? आपका बीज में से। आपने देखा होगा कि बीज से अलग होता है ना, तो इसलिए जो कपास का रेशा होता है इसे हम सीड फाइबर या बीज रेशा के रूप में जानते हैं। किसको भैया? कपास के रेशे को हम बीज रेशा या सीड फाइबर कहते हैं। ठीक। आपका जो जूट व सनई का जो रेशा होता है ये हमें तने से प्राप्त होता है, इसलिए हम इसे स्टेम फाइबर या तना रेशा कहते हैं। जो आपका अनानास है इसमें आपको रेशा पत्ती से प्राप्त होता है, इसलिए इसका जो एक है अनानास का जो रेशा होता है उसे हम लीफ फाइबर कहते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस बाजरा को लघु बाजरा के रूप में जाना जाता है? किस मिलेट को लघु बाजरा या माइनर मिलेट के रूप में जाना जाता है? बाजरा, ज्वार, रागी या कंगनी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है कंगनी, क्योंकि रागी, ज्वार, बाजरा कैसे हैं? आपके मेजर मिलेट या फिर कहे मुख्य मोटे अनाज वाली फसलें हैं, और माइनर कौन सी है? आपकी कंगनी है। अगला क्वेश्चन, उपयोग के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी फसल तिलहनी फसल है? बाजरा, उर्द, चना या मूंगफली? तो सभी को पता है मूंगफली कैसी फसल है? आपकी तिलहनी फसल है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है, उपयोग के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी फसल दलहनी फसल है? बाजरा अनाज वाली है, कपास रेशे वाली है, मूंगफली आपको पता है तिलहनी है, तो दलहनी कौन है भैया? उर्द है। ऑप्शन बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की दिशा में पौधों की प्रतिक्रिया कहलाती है? प्रकाश की दिशा में जहाँ जहाँ प्रकाश जाएगा, जहाँ जहाँ सूर्य बढ़ेगा, उस ओर आपके पौधे की प्रतिक्रिया को हम कहते हैं आपका प्रकाशानुवर्तन या फोटोट्रॉपिज्म। क्या भैया? प्रकाशानुवर्तन या फिर कहें फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाशानुवर्तन या फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। बात करें प्रकाश कालवाद की, तो पौधों के फूल आने के समय जो प्रकाश की अवधि की आवश्यकता होती है वो प्रकाश कालवाद, जैसे आपका शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है। बात करें प्रकाश संवेदी, ऐसे पौधे जिन्हें प्रकाश की आवश्यकता होती है वो प्रकाश संवेदी होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पुनर्स्थापन फसल के रूप में जाना जाता है? अनाज वाली फसल, दलहनी फसल, चारा फसल या औषधि फसल? देखो, पुनर्स्थापन फसल या फिर कहें रिस्टोरेटिव क्रॉप, पुनर्स्थापन इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिस्टोरेटिव। ऐसी फसलें जो हमारे मृदा के न्यूट्रिएंट को दोबारा से पुनः मृदा में क्या कर देती हैं? असेमिलेट कर देती हैं या बढ़ा देती हैं, तो वह कौन सी होती है? पुनर्स्थापन। जैसे मान के चलो कि आपने पहले अनाज वाली फसल उगाई। अनाज वाली फसलों को क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिएंट चाहिए होती है, ये खींचती हैं न्यूट्रिएंट को, खाली कर देती हैं, इसलिए इन्हें एग्जॉस्टिव क्रॉप कहा जाता है। जो अनाज वाली फसलें होती हैं ये क्या करती हैं? मृदा से न्यूट्रिएंट को लेने का काम करती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? एग्जॉस्टिव क्रॉप या खाली करने वाली फसलें कहा जाता है। ठीक। अब भैया अनाज वाली फसलों ने जो न्यूट्रिएंट लिए उनको मिट्टी में वापस भी तो करना पड़ेगा ना, पुनर्स्थापना भी तो करनी पड़ेगी। तो दलहनी फसलें न्यूट्रिएंट को ऐड करने का काम करती हैं, या फिर कहें मृदा में पोषक तत्वों को जोड़ने का कार्य कौन करती हैं? दलहनी फसलें। तो यहाँ पर जो है पुनर्स्थात्मक फसलें, पुनर्स्थापन फसल में कौन आ जाएगा? आपका दलहनी फसल। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी खरीफ ऋतु की फसल है? गेहूं, जौ, चना या अरहर? आपको पता है गेहूं, जौ, चना रबी की है। खरीफ में क्या आ जाता है? आपका अरहर, रेड ग्राम या पिजन पी? अगला क्वेश्चन, जड़ की गहराई के अनुसार चावल, आलू और प्याज हैं उथली जड़ वाली फसलें, गहरी जड़ वाली फसलें, मध्यम गहरी जड़ वाली फसलें या बहुत गहरी जड़ वाली फसलें? तो बेसिकली जो आपकी चावल, आलू और प्याज हैं या फिर कहें धान है, ये नॉर्मली गेहूं हो गया, एक ऐसी हैं उथली जड़ वाली फसलें हैं या फिर कहें सैलो रूटेड क्रॉप्स हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए उथली जड़ वाली फसल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक का उत्पादन दूसरे के बिना संभव है लेकिन एक की उपस्थिति दूसरे पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, उसे हम क्या कहेंगे? पूरक उत्पाद, अनुपूरक उत्पाद या प्रतिस्पर्धी उत्पाद या संयुक्त उत्पाद? क्या कहेंगे बच्चों? बताइए आंसर।
तो इसे हम बच्चों कहेंगे पूरक उत्पाद। मतलब एक दूसरे के बिना संभव है, लेकिन एक दूसरे को मतलब ये कहें कि अगर ये एक दूसरे के साथ आ जाएं तो भी एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो वह आपका कहलाता है पूरक उत्पाद कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है। फसल दिया गया है, बॉटनिकल नेम दिया गया, बार्नयार्ड मिलेट, सोरगम वाइट कलर, फिंगर मिलेट, इल्यूशन कोरकेना। तो यहाँ पर देखो, बार्नयार्ड जो मिलेट है, सोरगम वाइट कलर किसका, ज्वार का या सोरगम का होता है भैया, किसका होता है, सोरगम या ज्वार का होता है सोरगम बाई कलर। तो यहाँ पर जो है ये मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए, बात करें आंसर की तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक, ऑप्शन ए। ठीक, यहाँ पर जो है नंबर नहीं दिए, लेकिन ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 24 है, मूंग के अंकुरण के प्रकार को कहते हैं हाइपोजियल, इपीजियल, हाइपोइपीजियल, एपी हाइपोजियल। देखो, मूंग में जो अंकुरण प्रकार पाया जाता है वो पाया जाता है कौन सा, इपीजियल। इपीजियल अंकुरण क्या कहलाता है कि जब आपका बीज बोने पर पृथ्वी मतलब अंकुरण के दौरान जब बीज पृथ्वी से बाहर या फिर मृदा सतह से बाहर आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, एपीजियल। और यह जो है बाद में दो पत्तियों में डिवाइड या दो पत्तियों में बंट जाता है, तो वो कौन सा अंकुरण हो गया, एपीजियल। हाइपोजियल की बात करें तो वह अंकुरण जिसमें बीज मिट्टी के जमीन में ही रह जाता है, स्टेम या तना बाहर निकलता है, तो वो हाइपोजियल होता है। तो मूंग में कैसा अंकुरण पाया जाता है, आपका एपीजियल अंकुरण पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कैच क्रॉप का सबसे अच्छा उदाहरण है, मसूर, सरसों, तोरैया, मूंगफली। तो अभी हमने बताया था कैच क्रॉप कौन सी है भैया, तोरैया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फसलों से नगदी फसल कौन सी है, गेहूं, मूंगफली, चाय या चावल। तो चावल जो है, सॉरी, चाय जो है, टी जो है, कैसी है, नगदी फसल। इसको केवल हम कैश प्राप्त करने या फिर कहें नगदी प्राप्त करने के लिए, या ऐसी फसल जिसको बेचकर हमें नगदी प्राप्त होती है, वो कैश क्रॉप या नगदी फसलें कहलाती हैं। और यहाँ चाय कौन सी है, आपकी नगदी फसल हो जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 दिया हुआ है कि वह फसल जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष या एक मौसम में पूरा कर लेती हैं कहते हैं वार्षिक फसल, द्विवार्षिक, बहुवार्षिक फसल, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, वार्षिक फसलें वह फसलें जो अपना जीवन चक्र या फिर कहें वनस्पतिक वृद्धि और साथ में साथ एक वर्ष के अंदर ही पूरा कर लेते हैं, और एक वर्ष में ही बीज पैदा करके एक वर्ष में ही के अंदर या एक मौसम के अंदर मर जाती हैं, तो वह वार्षिक। जैसे आपका गेहूं हो गया, धान हो गया, आपका चना मटर हो गया, नॉर्मली आपने देखा होगा अपने आप सूख जाती है एक मौसम के अंदर, है ना। द्विवार्षिक हमने बताया अभी अभी कि पहले वर्ष तो ये वानस्पतिक वृद्धि करती है, दो दूसरे वर्ष इसमें क्या आते हैं, आपके बीज बनते हैं, ठीक है, और मर जाते हैं, तो वह कौन से, द्विवार्षिक। बहुवार्षिक जो 2 या 3 वर्षों तक या फिर कहें 2 वर्षों से अधिक वर्षों तक जीवित रहती हैं और लगातार फल व बीज उत्पादित करती रहती हैं, वो कौन सी हो जाती हैं, बहुवार्षिक फसल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सही आंसर क्या हो जाता है, वार्षिक फसल। वह फसल जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष या एक मौसम में पूरा कर लेती है कहते हैं वार्षिक फसल। अगला क्वेश्चन, खरीफ फसल बोई जाती है जनवरी फरवरी में, मार्च अप्रैल जून जुलाई दिसंबर जनवरी, तो सबको पता है कि जून जुलाई में बोई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जायद की फसल है, तो खीरा, खीरा या फिर कहें जो भी आपके कुकुरबिटेसी कुल के पौधे होते हैं, किस कुल के भैया, कद्दू वर्गीय या फिर कहें कुकुरबिटेसी कुल के पौधे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जायद मौसम की फसलें होते हैं, जायद मौसम की फसलें होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, सोयाबीन में किस प्रकार का अंकुरण होता है, हाइपोजियल, इपीजियल, हाइपोइपीजियल या इपी हाइपोजियल। बताइए आंसर। सोयाबीन में किस प्रकार का अंकुरण होता है, तो सोयाबीन में आपका कैसा, इपीजियल या फिर कहें इपीजियल प्रकार का अंकुरण होता है। अगला क्वेश्चन, वह पौधे जो अपनी वानस्पतिक वृद्धि पूरी करने के बाद प्रजनन वृद्धि शुरू करते हैं, दृढ़ पौधे, अनिश्चित पौधे, निश्चित पौधे या ए व सी दोनों। तो देखो, एक तो होते हैं डिटर्मिनेंट प्लांट या दृढ़ पौधे, एक होते हैं इनडिटर्मिनेंट या अनिश्चित पौधे। तो डिटर्मिनेंट की बात करें तो वह पौधे जो अपनी पहले तो वानस्पतिक वृद्धि पूरी कर लें, उसके बाद उनमें रिप्रोडक्टिव या फिर कहें प्रजनन अवस्था या बीज बनेगा, तो वह तो कहेंगे कौन से, दृढ़ पौधे या डिटर्मिनेंट प्लांट। ठीक, कौन से, डिटर्मिनेंट प्लांट। ठीक,
और वह पौधे जो अपने जो है साथ साथ वनस्पतिक वृद्धि भी होती है और साथ ही साथ उनमें जो है आपकी ये कहें बीज बनता है या फल बनते हैं, या फिर कहें साथ साथ वो ग्रो भी करते हैं, वनस्पतिक वृद्धि भी करते हैं और साथ साथ उनमें फल बनते हैं, तो वह कौन से होते हैं? इनडिटर्मिनेट प्लांट या अनिश्चित पौधे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सही आंसर जो हो जाएगा दृढ़ पौधे या निश्चित पौधे, ए एंड सी दोनों। ऑप्शन डी ए व सी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गन्ना एक है नकदी फसल, सुगर फसल, C4 पौधा, उपरोक्त सभी। तो देखो एक नकदी फसल भी है, सुगर क्रॉप भी है और साथ में साथ C4 पौधा भी है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाता है। गन्ना कैसा है आपका? C4 पौधा है। अगला क्वेश्चन, मक्का एक है अनाज फसल, पर परागित फसल, C4 पौधा, उपरोक्त सभी। तो बेसिकली हमें पता है कि अनाज की फसल है, पर परागित होती है, C4 पौधा है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मूंगफली में लाल बालों वाली कैटरपिलर से बचने के लिए फंदा फसल के रूप में उगाई जाने वाली फसल है उड़द, मक्का, मूंग या लोबिया। तो यहाँ पर लोबिया उगाई जाती है फंदा फसल के रूप में, किसके अंदर? आपका मूंगफली के अंदर। किससे बचने के लिए? लाल बालों वाली कैटरपिलर से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन, मार्ग या एवेन्यू फसल के रूप में उगाई जाने वाली फसल है चना, मटर, अरहर या मक्का। तो जो मार्ग या एवेन्यू के रूप में उगाई जाती है वो कौन सी फसल है बच्चों? अरहर है। कौन सी फसल है? अरहर है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, निम्न में से कौन सा ट्रक क्रॉप या ट्रक फसल का उदाहरण? ट्रक फसलें क्या कहलाती हैं? वह फसलें जिनको तुरंत से ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है या फिर ट्रक में भरकर दूसरे दूरस्थ बाजारों में भेजना पड़ता है, वो ट्रक फसलें होती हैं। तो यहाँ पर जो है जो भिंडी है इसे तुरंत ताज़ा सप्लाई करनी पड़ती है मार्केट में, इसलिए तुरंत हमें ट्रक में भर के मार्केट में सप्लाई करना पड़ता है, इसलिए वह ट्रक फसल है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल को ऊर्जा फसल के रूप में उगाया जाता है? आलू, गन्ना, टेपियोका, उपरोक्त सभी। देखो बेसिकली आपका जो गन्ना हो गया ये भी एनर्जी का स्रोत है, आलू भी आपका कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का स्रोत है, टेपियोका भी एनर्जी का स्रोत है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। निम्न में से किस फसल को ऊर्जा फसल के रूप में उगाया जाता है? तो उपरोक्त सभी, आलू, गन्ना, टेपियोका। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी फसल मृदा अपरदन को बढ़ावा देती है? सोयाबीन, उड़द, मूंग, मक्का। देखो कुछ होती हैं इरोजन रिस्ट्रिक्टिंग, कुछ होती हैं इरोजन परमिटिंग। इरोजन रिस्ट्रिक्टिंग मृदा अपरदन को रोकने वाली, इरोजन परमिटिंग मृदा अपरदन को बढ़ाने वाली। तो मृदा अपरदन को, जैसे आपकी मक्का है ना, तो मक्का का कृषि कार्य ऐसा होता है कि पूरा ग्राउंड कवर कैसा होता है? खाली पड़ा रहता है, तो इसमें आसानी से इरोजन या कटाव हो जाता है, इसलिए मक्का को इरोजन को या अपरदन को बढ़ाने वाली फसल कहा जाता है। बाकी सोयाबीन, उड़द, मूंग, इनका छत्र या कैनोपी इतनी होती है कि ग्राउंड को कवर करके रखती है, इसलिए इन्हें इरोजन रिस्ट्रिक्टिंग क्रॉप कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर सही आंसर तो क्या हो जाता है? आपका मक्का हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल मृदा अपरदन को कम करती है? मक्का, ज्वार, बाजरा या लोबिया। तो यहाँ पर जो है लोबिया जो है मृदा अपरदन को कम करने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल को साइलेज के रूप में प्रयोग किया जाता है? उड़द, मसूर, मूंग या लोबिया। तो लोबिया को नॉर्मली साइलेज के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसको? लोबिया को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी व्यावसायिक फसल है? अरहर, कपास, मक्का या लोबिया। तो कपास एक आपकी नगदी या व्यवसायिक या कॉमर्शियल क्रॉप है। कौन सी भैया? आपकी कपास या कॉटन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 42 है, किन फसल को फसल चक्र की निरंतरता को तोड़ने के लिए उगाया जाता है? अनाज वाली फसल को, तिलहनी फसल, चारे वाली फसल या दलहनी। तो यहाँ पर जो है फसल चक्र की निरंतरता को तोड़ने के लिए जो फसलें उगाई जाती हैं उन्हें तो कहा जाता है ब्रेक क्रॉप, और ब्रेक क्रॉप में जो उगाई जाने वाली फसल है वह भैया कौन सी फसल है? आपकी दलहनी फसलें हैं। ठीक,
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नकदी फसल है? तंबाकू, गन्ना, कपास या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखो तंबाकू भी नकदी फसल है, गन्ना भी नकदी फसल है और कपास भी नकदी फसल है, तो उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गहरी जड़ वाली फसल है? धान, आलू, मूंगफली, अरहर। तो अरहर जो होती है वो गहरी जड़ वाली फसल है। इसमें ये कहा जाता है जितना पौधा ऊपर बढ़ता है उतना ही इसकी जड़ क्या है, जमीन के अंदर जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाता है? अरहर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी फसल पुनर्स्थात्मक? अभी अभी बताया था कि जो आपकी दलहनी फसलें होती हैं कैसी होती है? पुनर्स्थात्मक। तो सही आंसर क्या होता है? उर्द। उर्द कैसी है? आपकी पुनर्स्थात्मक फसल है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अक्सर पर परागत फसल है? जौ, अरहर, मक्का या सोयाबीन। ऑप्टेन क्रॉस पॉलिनेटेड कौन सी है अक्सर पर परागत फसल? बताइए आंसर। तो यहाँ पर जो अक्सर पर परागत फसल है भैया वो आपकी कौन सी है? अरहर है। कौन सी फसल है? अरहर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल में उथली व रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं? अरहर में, चना, गेहूं या कपास। तो गेहूं के अंदर जो है उथली जड़ें व रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। किसके अंदर बच्चों? गेहूं के अंदर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 48, 48वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 48 है, निम्न में से कौन सी फसल कैम पौधे का उदाहरण है? गेहूं, अनन्नास, नाशपाती, बी व सी दोनों। तो यहाँ पर जो अनन्नास व नाशपाती दोनों ही आपके कैम पौधों के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, बी व सी दोनों सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल अलैंगिक रूप से प्रवर्धित होती है? अलैंगिक या फिर कहे आपके वानस्पतिक प्रवर्धन से प्रवर्धित होती है? गन्ना, चना, गेहूं या धान। देखो लैंगिक रूप से प्रवर्धित पौधे कौन से होते हैं? जिनका प्रवर्धन बीज से होता है। जिनका प्रवर्धन वनस्पतिक भाग से होता है वो अलैंगिक होते हैं। तो अलैंगिक कौन है आपका? गन्ना। गन्ना को हम नॉर्मली सेट से प्रवर्धित करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिन उदासीन है? गन्ना, मसूर, प्याज या मक्का। तो यहाँ पर मक्का सही आंसर होता है, डे न्यूट्रल क्रॉप है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है, 51वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों का है? सनई, चना, अलसी, मसूर, जई, पटसन, गेहूं, कपास, जूट। सनई, जूट, कपास। तो यहाँ पर सनई, जूट, कपास सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल मिलेट्स फसल है? जूट, कपास, बाजरा या जौ। तो मिलेट में कौन आ जाती है? बाजरा आ जाती है, मोटे अनाज वाली फसलें है ना। अगला क्वेश्चन, बरसीम एक है चारा फसल, दलहनी फसल, धान्य फसल। तो नॉर्मली जो है या तिलहनी फसल। तो बरसीम एक क्या है आपकी? चारे वाली फसल है। कैसी है? चारे वाली फसल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तिलहन फसल है? यहाँ पर पूछा गया है 54 में, निम्न में से कौन सी तिलहन फसल है? कपास, मूंग, उड़द या मूंगफली। तो यहाँ पर तिलहन फसल कौन सी है आपकी? मूंगफली है। कौन सी है? मूंगफली। अगला क्वेश्चन 55 प्रश्न नंबर 56 होना चाहिए था, यहाँ पर 56 होना चाहिए था, कोई बात नहीं है ना, डबल बार 55 आ गया यहाँ पर, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, उपयोग के आधार पर जीरा एक है, मसाला फसल, दलहनी फसल, धान्य फसल, तिलहन। तो हमें पता है जीरे को हम किसके रूप, मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं ना। तो यहाँ पर जो है आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन यही था आपका, ठीक है, बाकी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56 दिया हुआ है, प्रकाश कालवाद के आधार पर लहसुन एक है, लघु दिवस पौधा, दीर्घ दिवस पौधा, दिन उदासीन पौधा, इनमें से कोई नहीं। तो लहसुन आपका कैसा पौधा है बच्चों? दीर्घ दिवस या लॉन्ग डे प्लांट, बेसिकली रबी में उगाया जाता है तो लॉन्ग डे है ना। अगला क्वेश्चन, वे पौधे जिनमें वनस्पतिक और प्रजनन अवस्था एक साथ चलती रहती है, अभी अभी बताया था कि वह पौधे जिनमें वानस्पतिक व प्रजनन अवस्था या फिर कहें दोनों साथ साथ चलती हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आपके अनिश्चित पौधे कहलाते हैं, इनडिटर्मिनेट प्लांट कहलाते हैं। कौन से पौधे? इनडिटर्मिनेट पौधे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अनिश्चित पौधे का उदाहरण है? चावल, सोयाबीन, टमाटर, बी एंड सी दोनों। देखो आपका जो सोयाबीन व चावल टमाटर है, कौन सा? सोयाबीन व टमाटर दोनों में वृद्धि साथ साथ चलती है और साथ में साथ आपके फल व एक है फूल लगते हैं, तो वह कौन से होते हैं? आपके अनिश्चित पौधे। यहाँ पर बी एंड सी दोनों सही आंसर हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन,
प्रश्न नंबर 59 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी फसल एक बीजपत्री है? सूरजमुखी, मूंगफली, सोयाबीन, ज्वार। तो बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है कि सभी अनाज वाली फसलें कैसी होती हैं? एक बीजपत्री। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है ज्वार। आपका सोयाबीन, मूंगफली और आपका सूरजमुखी कैसी हैं? द्विबीजपत्री है। अगला क्वेश्चन, कपास में किस प्रकार का अंकुरण होता है? हाइपोजियल, इपीजियल, हाइपोइपीजियल या इपी हाइपोजियल। तो नॉर्मली कैसा अंकुरण होता है? इपीजियल अंकुरण होता है। किसके अंदर? आपका कपास के अंदर। प्रश्न नंबर 61 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी फसल लैंगिक रूप से प्रवर्धित होती है? बीज से प्रवर्धित होती है। तो भैया वो है चना। चना आपका जो है लैंगिक या बीज से प्रवर्धित होती है। बाकी आपके जो आलू, गन्ना और आपका अदरक वानस्पतिक भाग से प्रवर्धित होती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62 है, प्रकाश संश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी फसल C3 पौधा है? गन्ना, मक्का, सोयाबीन या ज्वार। तो यहाँ पर जो सोयाबीन है वो कैसा है? आपका C3 पौधा है। बाकी आपके कौन से पौधे हैं? C4 पौधे हैं। बाकी पौधे कैसे हैं? C4 पौधे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल वर्षा आधारित है? तो यहाँ पर देखो बाजरा, बाजरा आपकी वर्षा आधारित है। बाकी गन्ना, चावल व केला कैसी है? सिंचित। देखो वह फसलें जिन्हें सिंचाई की आवश्यकता होती है कौन सी? सिंचित। लेकिन वह फसलें बिना सिंचाई की जो उगाती हैं वह कौन सी होती हैं? वर्षा आधारित। तो वहाँ पर आपका बाजरा आ जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल में मूसला जड़ पाई जाती है? गेहूं में, आलू, धान या चना। तो चना में आपकी मूसला या गहरी जड़ पाई जाती है। किसके अंदर? आपका चना के अंदर गहरी जड़ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, वे फसलें जिनकी कृषि क्रियाएं खेत को साफ रखती हैं कहलाती हैं नर्स फसल, सफाई फसल, आच्छादित फसल या माघ फसल। तो नॉर्मली आपकी क्लीन क्रॉप या क्लीनिंग क्रॉप या फिर कहें आपका जो है सफाई फसल है आपके रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आपके 65 क्वेश्चन जो है आपके एग्रीकल्चर के खत्म हो जाते हैं। अगला पार्ट है कंप्यूटर, भाग 2 कंप्यूटर पढ़ेंगे जिसमें आपके 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलते हैं भाग 2 पर। 66वां प्रश्न दिया हुआ है, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? C++, विंडोज 7, CD रोम, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो CD रोम है, CD क्या होती है? आपका हार्डवेयर होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर, माउस, जावा। जावा एक लैंग्वेज होती है या सॉफ्टवेयर होता है, ये आपका जो है हार्डवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन, एकीकृत परिपथ सामान्य जाना जाता है चिप के रूप में, प्रतिरोधक, ट्रांजिस्टर या प्लेट। तो जो आईसी होती है इसे चिप के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? चिप। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में जहां एसरीज जुड़ती हैं उसे कहा जाता है पोर्ट, रिंग, बस या जिप। तो भैया उसे हम क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। जहां पर हम कंप्यूटर में माउस या फिर कहें आपका कीबोर्ड लगाते हैं या केबल लगाते हैं वह कौन सा होता है? पोर्ट होता है। क्या कहलाता है? पोर्ट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 70 है, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक कंट्रोल यूनिट, दोनों मुख्य मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट, मुख्य मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है दोनों मुख्य व कंट्रोल यूनिट, यहाँ पर ऑप्शन बी दोनों मुख्य मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 71 है, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो हार्डवेयर को छुआ व महसूस किया जा सकता है। किसे? हार्डवेयर को छुआ व महसूस किया जा सकता है। हार्डवेयर को छुआ व महसूस किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हार्डवेयर भाग नहीं है? मॉनिटर, सेमीकंडक्टर, मेमोरी, लैन, कीबोर्ड। तो सेमीकंडक्टर, मेमोरी यहाँ पर जो है हार्डवेयर नहीं है, बाकी आपके जो है हार्डवेयर हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 73 है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है? एक्सेल, प्रिंटर, ड्राइवर, कंट्रोल यूनिट, पावर पॉइंट। तो यहाँ पर जो कंट्रोल यूनिट है सीयू है, एक तरह का हार्डवेयर है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, एक्सेल। तो यहाँ पर MS एक्सेल जो है आपका हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर है। बाकी माउस, प्रिंटर और मॉनिटर कैसे है? हार्डवेयर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता
है, कहलाता है कोड, इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं, तो भैया वो कहलाता है आपका क्या, सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को कहते हैं कीबोर्ड, माउस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, तो भैया वो कहलाता है आपका क्या, सॉफ्टवेयर। किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को कहा जाता है आपका क्या, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 77, 77वां प्रश्न है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को में बदलना है, प्रोग्राम में, इनपुट में, सूचना में या ऑब्जेक्ट में, तो सूचना में बदलना, डाटा को सूचना में बदलना है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है भैया, डाटा को सूचना में बदलना है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सर्किट, ह्यूमन ब्रेन, तो नॉर्मली क्या होता है आपका, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है भैया। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स, एंड्रॉयड, तो यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा नहीं है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा आपका, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 है, निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीमॉन्स, प्रोसेस, प्रोसेस ब्लॉक, कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, तो इसका आंसर जो है आपका हो जाता है डीमॉन्स कहा जाता है। निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं आपका, डीमॉन्स कहते हैं। आगे जो है यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन है आपके यूपी जी के, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, जिसके आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाले। पूरा पैटर्न है, बस आपका टॉपिक वाइज है। टॉपिक वाइज मतलब कि एक है कि टॉपिक के आधार पर है, ठीक। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान 81, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से या रोहिलखंड से, तो चरकुला जो नृत्य है कहाँ से संबंधित है आपका, ब्रजभूमि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 82 है, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित हैं, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित हैं बनारस घराना से, आगरा घराना से, किराना घराना से या लखनऊ से, तो जो ठुमरी गायिका गिरिजा देवी हैं बनारस घराना से हैं। कहाँ से हैं, बनारस घराना से हैं। कहाँ से हैं, बनारस घराना से। अगला प्रश्न, धुरिया लोक नृत्य है अवध का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल या रोहिलखंड का, तो जो धुरिया लोक नृत्य है ये बुंदेलखंड का है। कहाँ का है बच्चों, बुंदेलखंड का। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, आला बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वांचल, चैती रोहिलखंड, कजरी अवध, कौन सा यहाँ पर जो है आपका सम्मिलित नहीं है, तो भैया वो चैती रोहिलखंड नहीं है, ठीक है। आला बुंदेलखंड का है, बिरहा पूर्वांचल का है, कजरी अवध का है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, बताइए, दादरा, चरकुला, कर्मा या मुरिया, तो यहाँ पर जो मुरिया जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा नहीं है, मुरिया। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, ढोला मारू, रसिया, विरहा, कजरी, तो यहाँ पर ढोला मारू जो है आपका उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, बाकी रसिया, बिरहा और कजरी उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर जो है निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सम्मिलित नहीं है, कर्मा महोबा, धुरिया बुंदेलखंड, धीवर कहार, नटवरी पूर्वांचल, तो यहाँ पर जो है जो सम्मिलित नहीं है वो है आपका कर्मा महोबा। कर्मा का संबंध महोबा से नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 88 है, हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है रंगमंच से, शास्त्रीय गायन से, लोक नृत्य से, कबड्डी से, तो बेसिकली इनका संबंध किससे है आपका, रंगमंच से है। हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध किससे है आपका, रंगमंच से है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 89, बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सम्मिलित नहीं है, कजरी बनारस या वाराणसी, बिरहा कानपुर, होली ब्रज, नौटंकी हाथरस, तो यहाँ पर जो है बिरहा कानपुर से संबंधित नहीं है, ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 90 है,
निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जिसका कथक नृत्य से संबंध नहीं है। वह व्यक्ति जिनका संबंध कथक नृत्य से नहीं है: बिंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, ध्रुव तारा जोशी। तो ध्रुव तारा जोशी का संबंध जो है कथक नृत्य से नहीं है। अगला क्वेश्चन, यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। ख्याल और बाज लखनऊ, बनारस राज, रामपुर दरबार, आगरा घराना। किससे संबंध नहीं है? यह नृत्य की संस्कृति से संबंध नहीं है, नृत्य से संबंधित नहीं है। तो भैया ख्याल व बाज लखनऊ। ख्याल जो है नॉर्मली गायन शैली है, नृत्य शैली नहीं है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 92 है, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन, उसका अभिलेखन, एक लेखीकरण, उसका प्रकाशन, उसकी बिक्री। तो इसमें जो है बिक्री शामिल नहीं है, बाकी सारे कार्य शामिल है। अगला क्वेश्चन, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? पूर्वी क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र या बुंदेलखंड क्षेत्र से? तो भैया जो राहुला है इसका संबंध किससे है? आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से है। किससे भैया? बुंदेलखंड क्षेत्र से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 94 दिया हुआ है 94, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? छोलिया, नटवरी, चरकुला या जोगनी? किससे संबंधित है? तो नॉर्मली ब्रजमंडल का संबंध है चरकुला से। किससे संबंध है? चरकुला। अगला क्वेश्चन, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह था भारतेंदु नाट्यम अकादमी, ललित कला अकादमी, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, संगीत नाट्य अकादमी। तो यहाँ पर जो था वो था आपका ललित कला अकादमी। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश जो प्रथम संगीत महाविद्यालय था वो था ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी। अगला क्वेश्चन, बिरहा लोकगीत संगीत विशिष्टता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, बुंदेलखंड की, मध्य उत्तर प्रदेश की? बिरहा जो है कहाँ का प्रसिद्ध लोकगीत है या लोक संगीत है? तो वो है आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है भैया? पूर्वी उत्तर प्रदेश का। पूर्वी उत्तर प्रदेश सही आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। ऑप्शन आगे दिए गए हैं आपके, धमार, बिरहा, टप्पा या कव्वाली। तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? आपका बिरहा है। अगला क्वेश्चन, कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है इसमें समाविष्ट जिला है खीरी, महोबा, मथुरा, सोनभद्र? तो इसमें भैया सोनभद्र, कर्मा किस क्षेत्र का जो है लोक नृत्य है? आपका सोनभद्र का। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है कानपुर में, आगरा में, वाराणसी में या लखनऊ में? तो भैया राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपका लखनऊ के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन स्थित है आगरा में, इलाहाबाद में, वाराणसी या मथुरा? तो भैया ये आपका वाराणसी में स्थित है। ठीक, कहाँ पर स्थित है? आपका भारत कला भवन वाराणसी के अंदर स्थित है। यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। ठीक, आगे जो है आपके जो बैच के बारे में दिया हुआ है ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये ऑफलाइन बैचेस है। ऑफलाइन बैच आपके काम का जो है वो है आपको बताए दे रहे हैं। 2 बैचेस हैं, एक तो आपका पीडीएफ नोट्स। ठीक, कौन सा भैया? पीडीएफ नोट्स वाला सेशन जो कि आपको मिलने वाला है कितने रुपए में? मात्र 499। कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले इसमें। ठीक है, इसमें आपका जो है सारा का सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो है टॉपिक कवर किए हैं। साथ में साथ 5000 एमसीक्यूज मिलने वाले हैं और साथ में 30 प्रैक्टिस सेट और एक आपका कोर्स है पीडीएफ बंडल कोर्स जिसमें 50 टारगेट बेस्ड सेट पेपर मिलने वाले हैं। इसका प्राइस है मात्र 249 रुपये। ये सारे नोट्स आपके प्रिंटेबल फॉर्म में हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद दोस्तों।